गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला वीडियो थोड़ा तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा शॉर्ट हो गया है, मात्र 10 मिनट का ही बन पाया है। वहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो डबल साल्ट को तो लगभग हम लोग पढ़ लिए थे, मोहर साल्ट को देख लिए थे, और अब हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में हम लोग कि बेसिकली डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या अंतर है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट डबल साल्ट को तो हम लोगों ने देख लिया कि सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको एक्वस सॉल्यूशन मतलब जल में डाला जाता है तो अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में वैसी बात नहीं होती है। बेसिकली इसको जब हम जल में डालते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन जल में बनाने के कारण इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट हम लोग कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये बनता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है AgNH3 NO3। अगर इसको हम जल में डाल दें इन वाटर, तो इन वाटर एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, और ये आयन है AgNH3 प्लस और प्लस NO3 माइनस। तो बेसिकली ये दोनों के मिलने से एक क्रिस्टल बनेगा इसका, और जब इस क्रिस्टल को जल में डाला जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स आयन मतलब केटायन और एनायन में टूट जाएगा। अब केटायन या एनायन दोनों में से कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसको कहते हैं इस आधार पर केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, लेकिन कोई ना कोई आयन कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। जैसे ये बना यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन। तो चूंकि जल में डालने पर एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, इसलिए ऐसे साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। अब बेसिकली डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर क्या है? वो अंतर है कि जब डबल साल्ट को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं यानी जल में डालते हैं तो वे पूर्णतः अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स साल्ट को, जटिल लवण को जल में डालते हैं, जल में मिलाते हैं, तो एक आयन कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। इसलिए ऐसे ही कंपाउंड को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी इसको कहते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो स्ट्रक्चर हैं, स्पीसीज हैं, तो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्सेस, इसको हम लोग शॉर्ट में कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। जैसे ये है कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्सेस केटायनिक होते हैं, कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे किसको? जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, चाहे वो केटायनिक हो या एनायनिक हो, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के जो स्पीसीज हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और एक कॉम्प्लेक्सेस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, और तीसरा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। धन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, ऋण आयनिक कॉम्प्लेक्सेस और उदासीन कॉम्प्लेक्सेस। कुछ उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे AgNH3 जो अभी हम लोग देखे थे, AgNH3 हॉल्टवायर्स और इस +1। तो चूंकि इस पर +1 चार्ज है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी तरह से CrH2O all 6 और +3,
ये भी केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कॉम्प्लेक्स आयन केटायन के रूप में मिला है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्सेस एनायनिक होते हैं, जैसे FeCN हॉल 6, FeCN हॉल 6 और यहाँ -4, या PtCl4 -2। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस है इसमें माइनस चार्ज है, स्क्वायर जो ब्रैकेट है उस पर ऊपर माइनस चार्ज, यानी ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में आपको एनायन मिला है। और कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और ये न्यूट्रल में जैसे NiCO हॉल 4 से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा Cr H2O हॉल 3 एंड Cl3 ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिसके ऊपर धन आवेश हो उसको कहते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिसके ऊपर ऋण आवेश हो उसको बोलते हैं ऋणायनिक या एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको हम लोग देख लिए। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो 3 तरह के होते हैं। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको बार बार हम कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के जो स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल, मेटल और लिगेंड्स होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली जो होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और उसके बाद लिगेंड्स। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन और उसके बाद लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं होता है MLX प्लस M, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस। ये जो M है कैपिटल M, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और L होता है लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम दैट इज ये होता है लेविस एसिड, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। लेविस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और लिगेंड ये बेसिकली होता है लेविस बेस, या इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। और लेविस एसिड का मतलब जो लोन पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और लेविस बेस का मतलब जो लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और यही नेचर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम लोग जानते हैं। अच्छी तरह से हम लोग परिचित हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी और न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी। तो ये लेविस बेस नेचर के होते हैं, और x उसका कोएफिशिएंट होता है जितने लिगेंड लगे होते हैं, यानी मान लो 2 लिगेंड लगे हैं तो L x की जगह पर 2 रहेगा। और अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है तो +n, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होगा तो इस पर -n, यानी ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्सेस। यानी किसी कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड होता है और उसके ऊपर चार्ज होता है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड एक बॉन्ड के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। उस बॉन्ड को कहते हैं हम लोग उपसहसंयोजक बंधन। तो चूंकि उपसहसंयोजक बंधन को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाने वाले कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम लेविस एसिड की तरह यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो लिगेंड होते हैं वो लेविस बेस या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेनली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें एसेंशियल स्पेसीज स्थित होते हैं। जैसे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे बनेगा उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग हेडिंग देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा हो, जैसे CrCl3 into 6H2O, तो CrCl3 into 6H2O, इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा CrH2O होल 6, अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो CrH2 के होल 6 और Cl3। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो CrH2 को होल 6 प्लस 3 और 3Cl माइनस, यानी जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो ये टूट जाता है कीटायन और एनायन में। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिलेगा, वो मिलेगा CrH2O होल 6 प्लस 3 और प्लस 3Cl माइनस। अब यहाँ पर ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन, एटम या आयन। और जो H2O है, H2 है लिगेंड, एक H2 लिगेंड है और एक क्रोमियम सेंट्रल मेटल से 6 H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से घिरे होते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें तो क्रोमियम और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से घिरा रहता है, मतलब जुटा रहता है। अब यहां पर रहेगा H2O, H2O, अब यहाँ जो बॉन्ड है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो क्रोमियम को बॉन्ड डोनेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम कर रहे हैं इस स्फीयर में ऐसे, और यहाँ पर +3। तो एक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें H2O के 6 जो लिगेंड है, तो H2O लिगेंड के रूप में यहाँ काम कर रहा है। आज चूंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए लेविस बेस में, तो लिगेंड लेविस बेस की तरह व्यवहार करता है और सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लेविस एसिड, यानी ये लेविस एसिड की तरह काम करते हैं और ये लेविस बेस की तरह कार्य करता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग देख लिए सिंपली। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें बनते जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ रहे CrCl3 into 5H2O, तो क्रोमियम में अब ये जो लिगेंड रहेंगे वो इस तरह से अरेंज रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसे CrH2O होल 5 Cl, इसमें एक अतिरिक्त 5 जो जल मॉलिक्यूल हैं H2O एक्वा जिसको कहते हैं, तो 5 जल अणु के अतिरिक्त लिगेंड के रूप में क्लोराइड के जो आयन है वो भी काम करता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसके बाद Cl2, और अगर इसको हम लोग तोड़ें तो ये बनेगा CrH2O होल 5 Cl, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर +2 और +2Cl माइनस। इसी प्रकार से CrCl3 into 4H2O, अब यहाँ पर क्रोमियम H2O का होल 4, यहाँ रहेगा Cl2 और HCl, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, यानी 4 जल अणु लिगेंड के रूप में रहेंगे। इसके अतिरिक्त 2 क्लोराइड के आयन भी
लिगेंड के रूप में क्रोमियम से जुड़े रहेंगे। और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर प्लस और Cl माइनस, तो ये टूटेगा ऐसे Cr H2O होल 4 Cl2 प्लस और प्लस Cl माइनस। इसी प्रकार CrCl3 इंटू 3H2O। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे वो बनेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेगा CrH2O का होल थ्राइस और Cl3, और इस तरह से ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइड्रेशन के बाद अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये सारे स्ट्रक्चर, ये जो स्फीयर है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चलते हैं। जैसे सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसको सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स कितने तरह के मिलेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो बनता है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के मध्य। तो वो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड बनेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाते हैं। इसलिए इसका हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम किसे कहेंगे, फिर लिगेंड किसको कहेंगे, और लिगेंड कितने तरह के होंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम हम लोग देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय धात्विक परमाणु। सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धात्विक परमाणु। तो ये ऐसे परमाणु हैं, या मॉलिक्यूल या आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। तो लिखेंगे हम लोग उसमें कि ऐसे उदासीन या धनात्मक परमाणु, ऐसे उदासीन या धनात्मक परमाणु जो चारों तरफ से लिगेंड द्वारा उप सहसंयोजक बंधन से जुड़ा हो, उसे केंद्रीय धात्विक परमाणु कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धात्विक परमाणु कहते हैं। तो स्पीशीज दैट्स सराउंडेड बाय लिगेंड्स इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। तो केंद्रीय धात्विक परमाणु के बारे में हम जानेंगे। कोई धातु रहेगा, मतलब मेटल रहेगा, इसलिए इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग लिगेंड के बारे में जानेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम के बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम में चीजें और लिख देते हैं। ये सामान्यतः लुईस अम्ल होते हैं या इलेक्ट्रॉन फाइल की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये सामान्यतः लुईस अम्ल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि अब इसको क्या कहेंगे। अब लिगेंड्स क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हो, तो वह स्पीशीज क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाता है। ये भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, केटानिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि ऐसे, या लिगेंड के हम परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं
कि ऐसे स्पेसिस यानी ऐसे धनात्मक, उदासीन या ऋणात्मक स्पेसिस जो केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बनाने में शामिल होता है तो वह स्पेसिस लिगेंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर है एल, जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा बेहतर देखें तो एम, मान लीजिए एल ऐसे बना, तो एल एल इस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाएं और इस पर चार्ज हम रख दें प्लस एन। ये जो स्पेसिस है यह है सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम लोग अभी पढ़े। और ये जो स्पेसिस हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बेसिकली ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ये जो स्पेसिस हैं ये कहलाएंगे लिगेंड। तो ये सब हैं क्या, लिगेंड्स हैं। तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये एनायनिक भी होते हैं या कैटायनिक भी होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रल, कैटायनिक या एनायनिक स्पेसिस जो केंद्रीय धात्विक परमाणु के द्वारा के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंधन से जुड़ा हो तो ऐसे स्पेसिस क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। अब डोनर एटम्स, लिगेंड में आप जान गए कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास, तो डोनर एटम मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम कहलाएंगे डोनर एटम। तो डोनर एटम के संख्या के हिसाब से लिगेंड्स को हम लोग 3-4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो लिगेंड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो हम लोग इसमें लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे और इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड कई तरह के होते हैं डोनर एटम के हिसाब से। अगर मान लीजिए किसी लिगेंड्स में डोनर एटम मात्र एक है, उसको कहते हैं एकल दंती लिगेंड्स या मोनोडेंटेड लिगेंड। और इसी डोनर एटम अगर 2 हैं तो बाइडेंटेड, ट्राई है तो 3 है तो ट्राइडेंटेड, और बहुत सारे हैं तो पॉलीडेंटेड। कुछ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, कुछ एम्बिडेंट लिगेंड भी होते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग लिगेंड्स को अलग अलग वर्ग में बांटते हैं डोनर एटम के हिसाब से। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, दाता परमाणु के आधार संख्या के आधार पर, दाता परमाणु के संख्या के आधार पर लिगेंड को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला इसमें है मोनोडेंट लिगेंड। मोनोडेंट लिगेंड्स, हिंदी में कहते हैं इसको एकल दंती, एकल दंती लिगेंड, एकल दंती लिगेंड यानी जिसमें केवल एक ही डोनर एटम हो। जैसे NH3, NH3 में डोनर एटम केवल नाइट्रोजन है, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम से। तो चूंकि एक डोनर एटम यहाँ पर है इसलिए हो गया मोनोडेंट लिगेंड्स। ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स हैं। तो एकल दंती लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक डोनर एटम उपस्थित हो, यानी एक दाता परमाणु उपस्थित हो। ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो उसे हम लोग मोनोडेंट लिगेंड कहते हैं, एकल दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे NH3 हो गया या H2O हो गया, NH3 H2O, अल्कोहल या ईथर ROR, इसके बाद एमीन RNH2। तो यहाँ भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब के सब एकल दंती लिगेंड्स में आते हैं। इसके बाद दूसरा है बाइडेंट लिगेंड। बाइडेंट
लिगेंड्स। तो इस प्रकार के लिगेंड्स में दो डोनर एटम्स होते हैं। तो दो डोनर एटम जब रहेगा, यहाँ पर पायरिडीन भी आप लिख सकते हैं एकल दंती नाभिक रागी में या एकल दंती लिगेंड्स में। तो पायरिडीन ये सब एकल दंती, बाइडेंट में डाई पायरिडीन ऐसे लिखते हैं, डाई पायरिडीन, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें दो डोनर एटम्स लगे रहें, इसे हम लोग बाइडेंट लिगेंड कहते हैं। डाइपायरिडीन ऑक्सलेट का आयन COO माइनस यहाँ पर दो डोनर एटम होगा। तो दो डोनर एटम इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं। तो डाइपायरिडीन ऑक्सलेट आयन, तो ये सब बाइडेंट लिगेंड के उदाहरण हो गए। फिर कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें तीन डोनर एटम होंगे। यहाँ पर बाइडेंट में इथिलीन डाइमाइन भी होगा, EN जिसको कहते हैं, EN CH2NH2, इसको CH2NH2 CH2NH2। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, तो दो जगह से लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। तो ये भी बाइडेंट है, इसको कहते हैं इथिलीन डाइमाइन, साथ में लिखते हैं हम लोग EN। तो बाइडेंट लिगेंड्स हो गए। इसके बाद कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें तीन डोनर एटम रह सकता है, उसको ट्राइडेंट लिगेंड भी कहते हैं। तो अगला है ट्राइडेंट लिगेंड्स, 3 ट्राइडेंट लिगेंड्स। अब इसमें तीन डोनर एटम हो गए, तो तीन डोनर एटम वाले ट्राइडेंट लिगेंड कहलाते हैं। जैसे टरपायरिडीन, डाइपायरिडीन था बाइडेंट, लेकिन टरपायरिडीन जैसे स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहे, N तो यहाँ पर तीन नाइट्रोजन है और तीनों नाइट्रोजन लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में सक्षम है। तो तीनों लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में जब सक्षम है तो इसको कहते हैं ट्राइडेंट लिगेंड। तो इसको कहते हैं हम लोग टरपायरिडीन। शॉर्ट में लिखते हैं TERPY। या ऑर्थोफॉर्मेट, ये भी ट्राइडेंट लिगेंड है। ऑर्थोफॉर्मेट CH COO माइनस एंड COO माइनस। तो यहाँ पर डोनर एटम तीन हो गए, तो ये भी क्या है, ट्राइडेंट लिगेंड। तो ये सब ट्राइडेंट लिगेंड्स के उदाहरण हैं। फिर कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो एम्बीडेंट होते हैं, यानी 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दो अलग अलग डोनर एटम होंगे लेकिन एक बार में एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ करके उपसहसंयोजक बंधन बनाता है। तो ऐसे जो लिगेंड हैं उसको कहते हैं हम लोग एम्बीडेंट लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। तो एम्बीडेंट लिगेंड के भी कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। यह है जैसे आगे एम्बीडेंट लिगेंड, अब एम्बीडेंट लिगेंड्स में जैसे Cn, अगर ये Cn माइनस और Nc माइनस, तो Cn माइनस और Nc माइनस, तो अगर कार्बन की तरफ से तो साइनाइड, अगर नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड। तो ये लिगेंड एम्बीडेंट लिगेंड के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग साइनाइड।
इसको कहते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। इसके बाद जैसे NO2, तो NO2 में भी N डबल बॉन्ड O, और अगर यहाँ पर है तो नाइट्रो, और अगर ON डबल बॉन्ड O यहाँ पर माइनस, तो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़े तो इसको कहते हैं नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़े दैट इज नाइट्रिटो। तो नाइट्रो और नाइट्रिटो। इसी प्रकार से HCl, तो ये भी अगर HCl तो डोनर एटम यहाँ पर सल्फर, और NCS तो डोनर एटम नाइट्रोजन। तो अगर डोनर एटम सल्फर तो थायोसाइनाइड, और अगर नाइट्रोजन तो आइसोथायोसाइनाइड। तो ये हो गया थायोसाइनाइड, और इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड ये भी एम्बिडेंट लिगेंड के उदाहरण। तो अगर डोनर एटम कार्बन, डोनर एटम नाइट्रोजन तो साइनो आइसोसाइनाइड। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन और यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन तो नाइट्रो नाइट्रिटो। सल्फर में अगर सल्फर डोनर एटम तो थायोसाइनाइड, अगर नाइट्रोजन एटम डोनर तो आइसोथायोसाइनाइड। तो ये सब लिगेंड जो है एम्बिडेंट लिगेंड के उदाहरण हैं। इसके बाद कुछ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी होते हैं। फ्लेक्सीडेंट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स। तो फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स में फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी रखते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी रखते हो, मतलब समटाइम्स इट्स बिहेव्स लाइक मोनोडेंट लिगेंड एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक बाइडेंट लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स करते हैं। कभी एकल दंती लिगेंड के रूप में कार्य करेंगे, तो कभी द्विदंती लिगेंड के रूप में कार्य करेंगे। जैसे सल्फेट SO4 2 माइनस, या कार्बोनेट CO3 2 माइनस। तो सल्फेट और कार्बोनेट ये जो लिगेंड है वो फ्लेक्सीडेंट लिगेंड के उदाहरण है। तो ये तो हो गया डोनर एटम के लिहाज से लिगेंड के प्रकार। कुछ पॉलीडेंट लिगेंड्स भी होते हैं जिनमें बहुत सारे डेंटिसिटी होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लें। पॉलीडेंट लिगेंड्स यानी जिसकी डेंटिसिटी 2 या 3 या 4 या उससे भी अधिक हो। जैसे इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ये पॉलीडेंट लिगेंड है क्योंकि इसमें इसकी डेंटिसिटी 6 होती है। इसके बाद हम लोग लिखें पॉलीडेंट लिगेंड, पॉलीडेंट लिगेंड्स। तो पॉलीडेंट लिगेंड्स का मतलब जिसकी डेंटिसिटी 4 हो या 5 हो या उससे अधिक हो, तो दैट इज पॉलीडेंट लिगेंड। तो जैसे यहाँ पर इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट पॉलीडेंट लिगेंड्स के उदाहरण है क्योंकि इसकी डेंटिसिटी 6 होती है। जैसे CH2N एंड CH2N, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस एंड COO माइनस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर डोनर एटम 6 हो गए, इसलिए इसको कहते हैं इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग EDTA, EDTA। तो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट एक हेक्साडेंट लिगेंड क्योंकि इसमें 6 डोनर एटम उपस्थित, तो ये हेक्साडेंट
लिगेंड के उदाहरण, हेक्साडेंट लिगेंड के उदाहरण हैं। तो ये डोनर एटम के लिहाज से हम लोग लिगेंड को क्लासीफाई कर लिए। मोनोडेंट लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम उपस्थित हो, वैसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम हो उसको कहते हैं बाइडेंट लिगेंड, जिसमें 3 डोनर एटम हो उसको कहते हैं ट्राइडेंट लिगेंड, जिसमें बहुत सारे डोनर एटम हो गए जैसे यहाँ पर इथिलीन डाइमाइन टेट्राएसीटेट तो इसको कहेंगे हेक्साडेंट लिगेंड। कुछ एम्बीडेंट लिगेंड हम लोग देखें जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रिटो और थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड। तो ए डेंसिटी दोनों तरफ से रखते हैं, लेकिन एक बार में एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, मतलब एक बार में एक ही परमाणु से ए जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल एटम से बनाते हैं, इसलिए ए एम्बीडेंट लिगेंड हो गए। इसके बाद फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स हम लोग देखें, फ्लेक्सिबल डेंसिटी, और इसके आधार पर हम लोग लिगेंड को क्लासीफाई कर लिए। और पूछता है EDTA इथिलीन डाइमाइन टेट्राएसीटेट में कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंट है, मोनोडेंट है, बाइडेंट है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी 6 है, इसलिए हेक्साडेंट लिगेंड का उदाहरण है। इसके बाद लिगेंड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं आयन के हिसाब से। तो स्पीसीज पर आयन के हिसाब से जो लिगेंड है उसमें केटायनिक लिगेंड होते हैं, कुछ लिगेंड एनायनिक होते हैं और कुछ लिगेंड न्यूट्रल होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि लिगेंड को क्लासीफाई इस आधार पर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ आयन। तो इसमें लिगेंड जो होते हैं, कुछ लिगेंड्स होते हैं केटायनिक, कुछ लिगेंड्स होते हैं एनायनिक, कुछ लिगेंड्स होते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पर भी लिगेंड्स केटायनिक या एनायनिक शुरू करते हैं, कुछ लिगेंड्स होते हैं एनायनिक लिगेंड्स, ज़्यादातर एनायनिक लिगेंड्स ही होते हैं। और इसके बाद कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स, और कुछ लिगेंड्स होते हैं वो केटायनिक लिगेंड्स होते हैं, कुछ लिगेंड्स केटायनिक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनायनिक लिगेंड्स। तो एनायनिक लिगेंड्स यानी जिनमें स्पीसीज के ऊपर ऋण आवेश उपस्थित हो, वैसे लिगेंड्स कहते हैं एनायनिक लिगेंड्स। जैसे X माइनस, जहाँ X माइनस में Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस, तो ये सब लिगेंड जो हैं वो एनायनिक लिगेंड्स। इसके बाद OH माइनस या Cn माइनस या CH3 COO माइनस या SO4 2 माइनस या CO3 2 माइनस। तो ये सब के सब जो लिगेंड्स हैं वो एनायनिक लिगेंड्स के उदाहरण, क्योंकि इनके ऊपर माइनस चार्ज है। सल्फेट इसको बोलते हैं, कार्बोनेट, एसीटेट, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड भी वो 2 माइनस, या ऑक्सलेट आयन COO माइनस। तो ये सब के सब जो आयन है इस पर मुख्य परमाणु के पास ऋण आयन है, इसलिए सब के सब एनायनिक लिगेंड्स के उदाहरण हैं। अब कुछ लिगेंड्स जो न्यूट्रल भी होते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स तो हम लोग देखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड यानी ऐसे लिगेंड पर कोई चार्ज उपस्थित
नहीं होता है, तो यह है न्यूट्रल लिगेंड्स, जिनको कहते हैं उदासीन लिगेंड, पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है। और ऐसे लिगेंड्स हैं जैसे कार्बोनिल CO, इसको कहते हैं हम लोग कार्बोनिल, या NO, इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रोसिल, कार्बोनिल नाइट्रोसिल H2O, इसको हम लोग कहते हैं aqua, NH3 अमाइन या EN इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन। तो ये सब के सब जो लिगेंड्स हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स, कुछ लिगेंड्स केटायनिक भी होते हैं, ये रेयर होते हैं, बहुत कम। तो केटायनिक लिगेंड्स, तो ऐसे लिगेंड्स जिन पर क्या हो, धन आवेश उपस्थित हो। तो धन आवेश उपस्थित होने वाले जो लिगेंड्स हैं उसको कहते हैं हम लोग केटायनिक लिगेंड्स। जैसे ये हो जाए NO+, इसको कहते हैं नाइट्रोसिलियम, हाइड्रोजीनियम, NH2 NH3+, इसको कहते हैं हाइड्रोजीनियम। तो हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसिलियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन, तो ये सब केटायनिक लिगेंड्स के उदाहरण हैं। तो लिगेंड्स के हम लोग बेसिकली क्लासिफाई किए डेंटिसिटी के हिसाब से, इसके बाद उसके ऊपर जो चार्ज है उसके हिसाब से, तो ये चार्ज के हिसाब से और डेंटिसिटी के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर लिए। इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।